हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में यानी कि टीपी एक्ट के अंतर्गत लंबित वाद के बारे में, लिस्पेंडेंस के बारे में। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में लंबित वाद के बारे में, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में उल्लिखित है। ठीक है, 52 में इसका प्रावधान है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में इसका प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है, इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लिस्पेंडेंस, देखिए लिस्पेंडेंस, ठीक। ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें दो शब्द अलग अलग हैं, एक लिस है और दूसरा पेंडेंस है। ठीक, दोनों के अर्थ देखें तो लिस का मतलब होता है वाद, केस, मामला, और पेंडेंस का जो अर्थ होता है वो होता है लंबित। ठीक, लंबित। तो अब मिला के पढ़ें, शाब्दिक अर्थ इसका पढ़ें तो हुआ लंबित वाद। ठीक, लंबित वाद। लंबित वाद का सिद्धांत एक सुप्रसिद्ध एक सूत्र है कि पेंडेंटी लिट निहिल इनोवेचर, जिसका अर्थ होता है कि वाद का लंबन काल, यानी कि जब लंबित होता है वाद तब लंबन काल में किसी नई कार्रवाई का आरंभ नहीं किया जा सकता। ये जो लंबित वाद का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि केस मुकदमा किसी मामले में पेंडिंग है तो उससे कहेंगे। हाँ, है भाई बात कि कोई मुकदमा अगर किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, मुकदमा है, तो उस दौरान किसी भी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत का ये एक सार है, संक्षिप्त है कि जब कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित हो, किसी न्यायालय में उसकी सुनवाई हो रही हो, निर्णय अभी नहीं हुआ है, केस चल रहा है, तो उस दौरान उस संपत्ति यानी कि वो संपत्ति जो अचल संपत्ति है, उस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का सार ये है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी संपत्ति के स्वायत्त के संबंध में किसी वाद के लंबन काल में उस संपत्ति के संबंध में कोई नया हित सृजित नहीं होना चाहिए। नए स्वायत्त या हित का सृजन संपत्ति के अंतर के रूप में जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए सार रूप में लंबित वाद का सिद्धांत लंबित वाद में संपत्ति के अंतरण को वर्जित करता है। ठीक, ये सिद्धांत जो है वो जब कोई मामला पेंडिंग में है तो उसे अंतरण के लिए वर्जित करता है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। केस देखिए, एक केस है फयाज हुसैन बनाम प्रयाग नारायण का। फयाज हुसैन वर्सेस प्रयाग नारायण का है, और ये 1907 का केस है। 1907 का केस है। इसमें कहा गया था कि धारा 52 के तहत जो लंबित वाद है का सिद्धांत है, इसका आधार सूचना का सिद्धांत नहीं है।
सूचना का सिद्धांत नहीं है। दूसरा केस है विशन सिंह बनाम खजान सिंह। विशन सिंह वर्सेस खजान सिंह। ठीक, ये 1958 का केस है, 1958 का। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था कि लंबित वाद का सिद्धांत केवल वादकालीन हस्तांतरण पर लागू होता है, ये पूर्व निर्धारित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। ठीक, जब हस्तांतरण पर जब वाद कोई लंबित है, उसका जो हस्तांतरण हो रहा है संपत्ति का, अचल संपत्ति, तब ये लागू होगा। और ये जो पूर्व निर्धारित अधिकार हैं उन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करता है। तो इस सिद्धांत की आवश्यक शर्तें देखिए। धारा 52 की आवश्यक शर्तें। ठीक, पहली शर्त में ये कहा गया है कि कोई वाद या कार्यवाही लंबित होनी चाहिए। कोई भी वाद या कार्यवाही है वो लंबित होनी चाहिए। ठीक, पेंडिंग में होना चाहिए। अगर कोई भी केस, कोई भी मामला अगर लंबित नहीं है तो ये सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा। तो पहली शर्त है कि कार्रवाई लंबित होनी चाहिए, केस पेंडिंग होना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होना चाहिए। दूसरा है कि कार्रवाई सक्षम न्यायालय में होनी चाहिए। कार्रवाई सक्षम न्यायालय में होनी चाहिए। ठीक, सक्षम न्यायालय, कार्रवाई सक्षम न्यायालय में होनी चाहिए। अगर जिस न्यायालय में उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और मामला उसमें पेंडिंग है तो ये सिद्धांत लागू वहाँ नहीं होगा। जिस न्यायालय को सुनने का अधिकार है उस न्यायालय में केस पेंडिंग होना चाहिए। अचल संपत्ति का अधिकार प्रत्यक्ष रूप में या विशिष्ट रूप में होना चाहिए। जो अचल संपत्ति है उसका अधिकार प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ठीक है, और जो अचल संपत्ति है वो संपत्ति पर जो अधिकार होना चाहिए वो प्रत्यक्ष होना चाहिए या विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है। चौथा है वाद या कार्रवाई दुर्भिसंधिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। दुर्भिसंधिपूर्ण, चौथा है दुर्भिसंधिपूर्ण। अच्छा, ये इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है कि कपटपूर्वक तरीके से कह सकते हैं, कपटपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कपटपूर्वक या धोखे में डालकर कोई कार्रवाई की गई है तो ये सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा। ये आवश्यक शर्त है। नंबर 6, पक्षकार द्वारा विवादित संपत्ति का अंतरण किया जाना चाहिए। जो पक्षकार है वो जिस संपत्ति का अंतरण कर रहा है वो विवादित होनी चाहिए, उसी संपत्ति का मुकदमा न्यायालय में होना चाहिए। अरे और संपत्ति का अंतर करेगा उससे कोई लेन देन नहीं है। मान लिया मुकदमा आधी संपत्ति पे चल रहा है, आधी पर नहीं चल रहा है, तो आधी का अंतर कर सकता है, आधी का नहीं कर सकता। तो जिस संपत्ति का अंतर कर रहा है वो विवादित होनी चाहिए। ठीक। नंबर 7, नंबर 5 देखिए, सॉरी, नंबर 5, अंतरण दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। जो अंतरण हो रहा है वो दूसरे पक्षकार को प्रभावित करना चाहिए। उसके अधिकारों पर किस तरीके से कोई ना कोई उल्लंघन हो रहा हो, उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसे किसी न किसी तरीके से उस पर प्रभाव डाल रहा हो, उसे प्रभावित कर रहा हो दूसरे पक्षकार को, तब ये सिद्धांत लागू होगा। ये पहली और अगली शर्त है ये। ठीक है। और देखिए शर्त क्या है, 7वां देखिए, अभी मैंने 5वां नहीं बोल दिया था, छठा था, अब 7वां पॉइंट देखिए। ऐसा अंतरण न्यायालय के आदेश के तहत अंतरित किया गया होना चाहिए। अगर ऐसा अंतरण आदेश के अंतरित नहीं किया जाना चाहिए, फिर सुन लीजिए, ऐसा अंतरण न्यायालय के आदेश के तहत अंतरित नहीं किया गया होना चाहिए। अगर हाँ, न्यायालय के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर अगर कोई अंतरण हो रहा है तो उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। ठीक।
कोर्ट का अगर आदेश है, न्यायालय का आदेश है अंतरण के लिए, तो वो शर्त ये है कि कोर्ट का आदेश नहीं होना चाहिए। अब इस सिद्धांत के अपवाद देखिए। अपवाद से मतलब है कि यह सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा? पहला अपवाद है कि चल संपत्ति। ध्यान से सुनिए, चल संपत्ति, पहला हेडिंग है अपवाद का, चल संपत्ति। ये चल संपत्ति पर लागू नहीं होता है ये सिद्धांत, ठीक है। लंबित बाद का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति पर ही लागू होगा। दूसरा पॉइंट है विबंधन का सिद्धांत। जहां पर विबंधन का सिद्धांत लागू होगा वहां पर यह शर्त लागू नहीं होगी, वहां पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। जहां पर विबंधन का सिद्धांत लागू होगा वहां पर लंबित बाद का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। तीसरा अपवाद है कि अंतरण यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाए जो कि बाद का पक्षकार ना हो तो वहाँ भी लागू नहीं होगा। बात सीधी सी बात है कि अगर जो व्यक्ति अंतरण कर रहा है और वो उस बाद का पक्षकार ही नहीं है तो उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, ठीक है। ये उसका अपवाद है। और चौथा अपवाद है न्यायालय के प्राधिकार द्वारा किया हुआ अंतरण। अगर न्यायालय के प्राधिकार में कोई अंतरण हुआ है, न्यायालय के आदेश से कोई अंतरण हुआ है, तो वो यानी कि ये जो लंबित बाद का सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। यदि अंतरण न्यायालय की आज्ञा के द्वारा किया गया है यानी कि, तो ये अंतरण मान्य होगा, भले ही उस समय किया गया हो जब मामला विचाराधीन हो। अगर मामला विचाराधीन भी है लेकिन कोर्ट के आदेश से हुआ है तो वो अंतरण मान्य होगा, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने चर्चा की लंबित बाद के बारे में, यानी कि उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की, उसके 2 केस बताए, उसके अपवाद बताए, शर्तें बताई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।